का यार उसकी लाइफ में इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेट इट बी, उसका कैथारसिस होने दो। तो कैथारसिस जो है बड़ा जरूरी चीज है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, आपका क्वालिटी ऑफ टाइम, टाइम स्पेंडिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट पूरे दिन के रखें ना, तो आपको नेगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब करने के अलावा उनको जो अपने ऊपर हावी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आप नेगेटिव चीज़ों को फिगर आउट करेंगे, आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपना अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी है, तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ नेगेटिव जंप इन हो ही नहीं सकती कि वो इमोशनल अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए आपको। अगेन, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्लीप जब आपकी नींद पूरी होगी, तो चीज़ें आपके लिए, हमारे बहुत सारे मूड स्विंग्स जो हैं वो स्लीप की वजह से आते हैं, जिसको हम माशाल्लाह से साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बोर होते हैं, सर जी गुस्सा बड़ा आंदा है। और अच्छा सर जी कहना, अच्छा पुत्र कर दे क्यों सर, रात ही 3 बजे तक बह के ना। ये मेरा एक माशाल्लाह से केस है आजकल। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, आई डोंट नो, वो यहाँ पे है भी नहीं है, लेकिन जैसे आई विल टेल वन थिंग। सर जी गुस्सा बहुत आता है जी उसको। अच्छा जी, मैंने कहा आप करते क्या हो? बच्चा बच्चा जो है माशाल्लाह से कुछ भी नहीं कर रहा, नो स्टडी नथिंग, एंड ही वांट टू बी अ पबजी चैंपियन। ठीक है, वो माशाल्लाह शाम को 9 बजे बैठता है और वो रात 3 बजे तक पबजी खेलता है सिर्फ। ठीक है, और उस पबजी के बाद उसको गुस्सा आता है बहुत। तो दिस इज नॉट द साइड इफेक्ट ऑफ पबजी। हमने अभी रिसेंट एक वाकया हुआ, मेरे ख्याल से पंजाब में, कि एक लड़के ने अपनी बहन और वालदा को कत्ल कर दिया। और पंजाब हुकूमत ने क्या पटिशन पास की, पबजी ਨੂੰ बैन कर दियो। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰ रहा था कि इसके ऊपर आर्टिकल लिखा जाए, ਤੁਸੀਂ इंटरनेट ही बैन कर दियो। पबजी ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ है इमोशनैलिटी के बीच? आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए लोगों का, कि उसकी इमोशनैलिटी किधर है। बच्चा इमोशनली अनस्टेबल हो गया, उसको नींद ही नहीं पूरी लड़के की, रात 3-3 बजे तक वो गेम खेलता है। सुबह उसको 8 बजे अम्मा उठा के कहती जा कुछ काम कर गया, काम तो उन्हें करना कोई नहीं, लेकिन स्टिल उठा तो दिया। ठीक है, उसको चीजों को बेहतर बनाना नहीं आ रहा। तो ये कोई ऐसी चीज है, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन, आप कुछ, अब हम आते हैं अपने, जो माशाल्लाह हमारे पास एजुकेटेड पीपल हैं, वो कहते हैं जी हम तो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमारे साथ क्यों हो रहा है जी? फिर आप थोड़ी सी आपके लिए और भी एक्सरसाइजेज हैं जो साइकोलॉजी आपको दे रही है, जिसको हम डीप ब्रीदिंग कह सकते हैं, मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कह सकते हैं। आप उसको अडेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास कुछ लोग होते हैं जिनके नेगेटिव साइड वैसे ही जो है ना, नेगेटिव सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब वो चीजें आप थोड़ी सी डेवलप करेंगे ना अपने अंदर के, जी आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप अपने आप को हल्का करते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। जब बॉडी रिलैक्स होगी तो खुद पॉजिटिविटी, आपका ब्रेन फंक्शन करेगा, आपकी पॉजिटिव इमोशन में इनकी सिक्रेशन होगी, यू विल गेट इमोशनली स्टेबल। और इसी तरह से आई डोंट नो, मेरे ख्याल से कि हम डिसऑर्डर की तरफ चले जाएंगे। एक मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है हमारे पास एक। आप लोग जो साइकोलॉजी वाले हैं इसको ज़रूर पढ़िएगा, और आप लोगों को काफ़ी सवालात के जवाब वहाँ पे मिलेंगे कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ कि जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो दिस वाज आई गेस ऑल अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी, कि किस तरह से हम अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर सकते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, और किस तरह से हम इमोशंस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकाल के एप्लीकेशंस और इंटरनेट को ब्लेम करें। जी अब्दुल बारी। जी अहसान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग। बहुत अच्छी तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया। और जो इमोशंस के न्यूरो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसको अरसलान साहब ने आपको मिसालों के ज़रिए समझाया कि वो किस तरह से इम्पेक्ट करते हैं इमोशंस आपके। जहाँ तक स्लीप डिप्रिवेशन की सर ने बात की, स्लीप डिप्रिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में। आपके बाज़ दफ़ा एबनॉर्मलिटी की तरफ चले जाते हैं, और मोस्टली जो इवन नॉर्मल उसके अंदर बहुत से इश्यूज़ हैं, उसके बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, वो सिर्फ स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से हो रहे होते हैं। एक्चुअली स्लीप डिप्रिवेशन के दरमियान आपकी बॉडी फॉर एग्जांपल 24 आवर्स दिन के अंदर है, आपकी बॉडी काम करती है, तो उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है आपके जिस्म को। अगर आपको रेस्ट प्रोवाइड नहीं करते तो उसके कंपनसेशन में जो है आपके नर्वस सिस्टम जो है और जो आपका ब्रेन सिस्टम है
वो कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करना शुरू कर देता है जो आपको इम्पेक्ट करते हैं। फिर उसमें से बहुत से इश्यूज होते हैं, जिनमें बहुत बड़ा इशू जो है स्क्रीन एडिक्शन का है, जिसके अभी सर ने एग्जांपल दिया आपको पबजी के हवाले से। तो बेसिकली हम फिर पबजी को तो बंद करते हैं या इंटरनेट को तो बंद करना चाहते हैं, लेकिन हम उस मसले की तरफ नहीं जाना चाहते या उस मसले के हल की तरफ नहीं जाना चाहते कि बेसिकली रूट काज क्या है। आपका जो पूरा डेवलपमेंटल पीरियड है बच्चे का या एक एडल्ट एडोलिसेंस का, उसको समझने की कोशिश करें और उसके हवाले से फिर हम कोई पॉलिसी बनाएं या कुछ चीज़ें बनाएं या हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो इस चीज़ को डेवलप करे। तो आज की टॉक का मकसद ये था कि इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो साइकोलॉजी के सर्कल्स हैं उनके अंदर भी हम सिर्फ डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। टेस्टिंग क्या है जी, कौन सा टेस्ट लगाना है हमने, यकीनन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप इस चीज़ को टारगेट नहीं करेंगे, देखिए आपकी पॉपुलेशन के अंदर 15 to 20% ऐसे लोग होंगे या इससे भी शायद कम रेशो होगी जो एबनॉर्मलिटी की तरफ हैं या जो डिसऑर्डर्स के अंदर हैं, और 70 to 80% वो लोग हैं जो नॉर्मल हैं और उनके साथ भी थोड़े बहुत इश्यूज होते रहते हैं मेंटल। तो हम जो 70-80% पोर्शन हम उसको क्यों टारगेट नहीं करते, हम सिर्फ डिसऑर्डर्स पे क्यों बात करते हैं। तो हमारे इन सेशंस का मकसद यही है कि इन टॉपिक्स के ऊपर बात होनी चाहिए। जब आप इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना शुरू करते हैं तो अवेयरनेस डेवलप होती है। अवेयरनेस डेवलप होने से बहुत से मसले जो आपके सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, पार्टिसिपेंट्स का, स्पीकर्स का अगेन, स्पीकर का बहुत अगेन शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया। मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा। चैट बॉक्स में मेरे पास एक क्वेश्चन है, पहले उसको ले लेते हैं, उसके बाद आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। अरसलान साहब आपकी तरफ क्वेश्चन है कि हाउ टू टॉक टू समवन हु इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, प्लस व्हाट शुड बी डन इफ he or she is controlled and overwhelmed by his or her emotion easily। यानी नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से वो अवॉइड किया जा सकता अब मेरी बात, हाउ टू टॉक टू समवन हु इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, पहली बात कर रही है नम्रा साहिबा, बिल्कुल। तो इसमें एक चीज तो ये है कि जी अगर एक बंदा आपको फील आ रही है कि वो क्रिटिसिज्म अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसको क्रिटिसिज्म के साथ प्रॉब्लम है, देन आपको उसको पहले तो प्रोब करने की जरूरत है। क्या ये चीज, क्या उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है? If yes, then you should be dealing the personality according to his or her personality। ठीक है। हम अगर पर्सनैलिटी का पार्ट है तो हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, मैं आई एम द वन जो क्रिटिसिज्म के लिए बहुत सेंसिटिव है। और मुझे कोई आके कि जी यार तुमने सेशन दिया था, क्या बकवास करते रहते हो यार, तुम बैठ के, तुम्हें तो समझ ही कुछ नहीं आती। तो मैं इतना उस क्रिटिसिज्म को अपने पर हावी करता हूँ कि जी मैं सो नहीं पा रहा और मैं तंग हो रहा हूँ, और मुझे शायद मैं अपने लिए वो सोमेटोफॉर्मिक चीजें भी जो है वो डेवलप कर लूँ, मुझे उल्टी आना शुरू हो जाए, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो जी उस पॉइंट पे आपने उसके जो ये सेंसिटिविटी है खत्म करने के लिए उसको पॉजिटिव रिगार्ड देना शुरू करना है। ठीक है, जब आपको पता है कि ये वो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है, तो जी आपने उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट कैसे खत्म करनी है, आपने उसको पॉजिटिव रिगार्ड की तरफ लेके आना। आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आए जी, आपने बड़ा सा सेशन दिया, आप एक दफा उसको पॉजिटिविटी करेंगे, आप दो दफा करेंगे, आप तीन दफा करेंगे, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर। कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जिसको हम ब्रेन का नाम देते हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जब एक बात 3 से 4 दफा रिपीट के वो शिफ्ट मारते थे कंप्यूटर पे, 3 4 5 दफा शिफ्ट मारो ना, टिंग 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 करके आवाज आती है कि की कर रहे हैं। तो हमारा ब्रेन भी इस तरह ही है, जब 2 3 दफा आप उसको पॉजिटिविटी देंगे ना, तो फिर वो खुद आएगा, यार नहीं कोई तो होगी मेरे अंदर नेगेटिव चीज। ठीक है, तो आप उसको दूसरी तरह से इनकाउंटर करने के लिए कोशिश करें, उसको बैक साइड से जाके पकड़े, आप बोले यार क्या काम कर रहे हो तुम, बेहतरीन काम कर रहे हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं कर रहा। अब सेकंड पार्ट ऑफ इट जो शायद मोस्ट ज्यादा डेंजरस पार्ट है, कि अगर तो उसने कोई क्रिटिसिज्म के हवाले से कोई फोबिया या कोई डिसऑर्डर डेवलप कर दिया, देन दिस शुड बी प्रोब्ड इन एज वेल। और उसकी प्रोबिंग के बाद और जो रेलेवेंट उसकी ट्रीटमेंट बनती है, जो उसकी मैनेजमेंट बनती है, वो लाजमी की जाए। जहाँ तक मैं बिहेवियर के हवाले से है ये सवाल, तो जो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, अगर, लेकिन ये बहुत माइनर केसेस में, जैसे अब्दुल बारी साहब ने फरमाया कि हमारे बच्चे साइकोलॉजी ज्वाइन करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, साइकोलॉजी डॉक्टर बनने के लिए ज्वाइन मत करें, साइकोलॉजी इंसान, लोगों को इंसान बनाने के लिए ज्वाइन करें तो मजा आएगा। तो डॉक्टर ना बनिएगा, पहले आप उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में जाके, जो मैंने एक छोटी सी चीज आपको दी है,
उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। इफ इट वर्क्स तो दुआ कर दीजिएगा। सेकेंडली, प्लस व्हाट शुड बी डन इफ ही शी कंट्रोल्ड और ओवररन बाय हिज इमोशंस इजीली। जी, अगर उसके इमोशंस, मैंने कई लोग इस तरह देखे हैं। मैं अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप पे गया था, उसके कुछ लोग इस वक़्त मेरे साथ शायद यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं। एक वर्कशॉप पे गया था तो वहाँ पे एक लड़की हमारे पास थी, एक दूसरी सिटी से बाहर से, रेज़िडेंशियल वर्कशॉप थी। तो उस लड़की के इमोशंस जो है ना वो इतने वीक थे कि अगर उसको हल्की सी बात करते थे ना, यार मैं उसको अपना बता रहा हूँ, यार मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया 2010 में, शी वुड स्टार्ट क्राइंग एट दैट टाइम। वो चोक हो जाती थी और वो बच्ची गिर जाती थी बिल्कुल। उसके इमोशंस उसके ऊपर इतने ज्यादा तारी थे। उस लड़की ने 4 दिन मेरे साथ गुज़ारे, ठीक है? और अब माशाल्लाह से वो लड़की बिल्कुल सेट है। उसको आपने जो इमोशनली अपने जो ओवरवेल्म्ड हो जाता है अपने इमोशंस को, उन लोगों को आपने टाइम देना होता है, अपने साथ उनको रखना होता है, उनकी जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि इमोशन ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं? क्या कोई टॉन्ट तो नहीं कर रहा उनको? ठीक है? ये चीज़ देखें, कोई उनको टॉन्ट तो नहीं कर रहा, कोई उनकी बैक बैक एंड पे हिस्ट्री क्या है। अब मैं अपने केस की हिस्ट्री भी नहीं बताना पसंद करूँगा ना और कुछ, तो उनकी पहली बात, उनको कोई टॉन्ट नहीं कर रहा हो, उनकी कोई बैक एंड पे हिस्ट्री ना हो, उनका कोई वायलेंस ना हो, ठीक है? बैक एंड के ऊपर क्या उसके साथ किसी भी किस्म का फिज़िकल, इमोशनल, वर्बल कोई वायलेंस तो नहीं हुआ, वो बच्ची है या बच्चा जो भी है, ठीक है? उसके इसके आगे हम जाएँ तो जी, हमारे जो घर के अंदर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, क्या उसका तो नहीं शिकार? तो इमोशन जब भी बंदा ओवरवेल्म्ड होता है अपने इमोशंस के साथ, तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ उसको डोमिनेट कर रही होती है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरे ख्याल से ओवरवेल्म्ड इमोशन कंट्रोल करना, जहाँ तक मेरी बहुत नाक़िस किस्म की जो नफ्सियात जो मैंने पढ़ी है, जो 5 साल से मैं जिसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ओवरवेल्म्ड इमोशन को कंट्रोल करना सबसे आसान चीज़ है देन द डिसऑर्डर्स एज़ वेल। लेकिन उसको आप प्रॉपर टाइम दें, 1 हफ्ते के अंदर आप ओवरवेल्म्ड इमोशंस को अ, डिग आउट करते हैं आफ्टर फाइंडिंग द रूट कॉज़ ऑफ इट। जी। जी, थैंक यू अरसलान साहब। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जो क्वेश्चन था, कि जब आप रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं चीज़ों की, तो उसके बाद किसी भी चीज़ को जो अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान हो जाता है। तो साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की एक टर्म यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें बाज़ दफ़ा असेसमेंट करते हुए भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं पर्सनैलिटी की। वो इसीलिए लगती है कि हम उसके रूट काज तक जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो मेडिकल का मॉडल है और जो साइकोलॉजी का मॉडल है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मेडिकल आपके सिम्टोमोलॉजी को एड्रेस करता है, वो भी ज़रूरी चीज़ है। और साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उसके रूट काज तक पहुंच के उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, ताकि फ्यूचर में उसके हवाले से इशूज़ ना हो। एक छोटी सी चीज़ मुझे यहाँ पे याद आई कि इमोशनल अवेयरनेस के हवाले से लिसनिंग एयर्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करने होंगे, ताकि सोसाइटी में जो हमारे साथ इश्यूज होते हैं बहुत सारे इमोशनल और इस तरह के, वो कम हो जाएं। उसमें ये है कि जिस तरह अरसलान साहब ने पहले आपको बताया कि मेरे जो करीबी हैं, जो है, जब मैं इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ या कुछ इस तरह का फीलिंग होती है, तो मैं अपने करीबी बंदों को अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ। दोस्त हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है, और उनके साथ अपना दुख जो है वो बांटने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं उसको बांट लेता हूँ या मेरा दुख जो है वो शेयर हो जाता है, तो उसके बाद मैं अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा लाइट फील करता हूँ, और मेरी बॉडी बड़ी लाइट कंडीशन में आ जाती है, और मुझे लगता है कि मैं किसी हद तक जो है इसको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाऊँगा। तो ये जो है इसका निकलना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का, ये रूट काज, ये जो इमोशंस आपके अंदर डेवलप होते रहे और आप उसको जो है स्प्लिट आउट नहीं करते, वो आपके अंदर फिर रहते हैं, और वो आप बहुत से इश्यूज जो है वो क्रिएट करते रहते हैं। जैसे एंगर के बारे में कहा जाता है कि एंगर एक आइसबर्ग की तरह है। जब वो एक बंदा अपने एंगर को शो करता है, अपने बिहेवियर रिएक्शन से, उसके पीछे बहुत सारी काजेज होती हैं जो पहले से एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट वो उसके एक्शन की सूरत में निकलता है। तो हम कोशिश करें कि लिसनिंग एयर्स प्रोवाइड करें, और अपनी ऑब्लिगेशन बनाएं, इसको अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बनाएं, कि आपके करीब जितने लोग हैं, आपके दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल के अंदर, या आपकी फैमिली के अंदर, उनसे आप हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर 1-2 दफ़ा ज़रूर इस चीज़ को पूछें, आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। और अगर वो खुद नहीं भी बता पा रहे, तो आप अगर उनके करीबी हैं, तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं इजीली कि वो इस वक्त किस इमोशनल इशू के साथ हैं। तो उनको सुनने की कोशिश करें, लिसनिंग ईयर प्रोवाइड करें। जब आप लिसनिंग ईयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें थोड़ा सा, कि आप जजमेंट पास नहीं करेंगे। जजमेंट पास ना करें, उनकी बातों को बगौर गौर गौर से सुने, और उसके बाद कमेंट्स
इस तरह से पास करें कि वो बंदा जो अगला जो है वो हर्ट ना हो और उसको लगे कि मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार है, और मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह जो है एक्सप्रेस आउट कर सकता हूँ। तो होपफुली आप अरसलान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन को जो है एड्रेस किया होगा। अस्का ने हैंड रेज किया था, अस्का आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। थैंक यू अब्दुल बारी। मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाही थी। अरसलान साहब ने जैसे कहा ना कि नेगेटिविटी को जो सा है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से रिसीव करते हैं। तो मुझे एक कॉल याद आया कि किसी दाना इंसान से ने सवाल किया एक बंदे ने कि आपने दानाई कहाँ से सीखी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने बेवकूफ़ों से सीखी है। तो उन्होंने कहा वो कैसे। तो उन्होंने कहा कि जो वो करते थे मैं वो नहीं करता था। तो इट्स लाइक दैट कि हम अपनी इमोशंस को किस तरह से परसीव करते हैं और फिर उस पर एक्ट कैसे करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दी से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अगर हम उसको बीच में थोड़ा सा गैप देख के उसको थिंक आउट करें तो हम ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स कर सकते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो दैट्स वाज इट। थैंक यू। जी थैंक यू उसका। और किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन हो तो अपने माइक को ऑन करके पूछ सकते हैं। जी किसी और पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। जी असान साहब मेरे ख्याल है क्वेश्चन अभी नहीं है। असान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का आज के सेशन के लिए। हम इस तरह के सेशन जो है वो रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, और आज के सेशन के बाद जो हमारे ग्रुप्स हैं उन ग्रुप के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको किस हद तक समझ आया और किस किन चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं अपने फ्यूचर सेशंस के लिए। और फ्यूचर सेशन के लिए आप टॉपिक भी बता सकते हैं जिनके ऊपर आप समझते हैं कि इनके ऊपर सेशन होने चाहिए और नॉर्मली सोसाइटी में या हमारे सर्कल्स के अंदर जो इसके ऊपर बात नहीं होती, तो आप वो बता सकते हैं। हम उसके ऊपर कोशिश करते हैं, हम स्पीकर्स को जो है बुलाने की कोशिश करते हैं और इस तरह के सेशन जो कंडक्ट करते हैं। और जहाँ तक साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स की बात है तो हम कोशिश ये करते हैं कि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप किया जाए, ताकि वो चीज़ों को क्रिटिकल एनालिसिस के जरिए देखना शुरू करें। जो हमारे यहाँ एक अजीब सी रवायत चल रही है कि हम जो चीज़ सामने आती है हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं उसको समझे बगैर। बहुत से इश्यूज़ के अंदर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हमारी ये कोशिश है कि आप रैशनली सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें और चीज़ों को प्रोफेशनली वे के अंदर जो है वो आगे लेकर जाएं। तो उम्मीद है कि आपको आज के सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।